नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप ईमान। आज हम लेसन 5 वाटर सराउंडिंग द अर्थ, इसमें टॉपिक मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज ओशियन करंट्स की बात कर लेते हैं हम। ओशियन करंट्स होते क्या हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। ओशियन करंट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट होती है एक मास ऑफ वाटर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि ये कॉन्टीन्यूअस चलते रहते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, और ये मास ऑफ वाटर होता है, मतलब एक बड़ा सा। ठीक है, तो ये जो ओशियन करंट्स होते हैं इनको ब्रॉडली हम 2 टाइप्स में बोल सकते हैं। एक होते हैं कोल्ड करंट्स और दूसरे होते हैं वार्म करंट्स। अब ये जो हैं ये फॉर्म होते हैं, जो ओशियन वाटर होता है उसकी जो हीटिंग और कूलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म होते हैं। हमें पता है कि जो कोल्ड वाटर है वो डेंसर होता है, हैवी होता है, और जो वार्म वाटर है वो लाइटर होता है, हल्का होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो हायर डेंसिटी का जो कोल्ड वाटर होता है वो डूब जाता है वार्म वाटर के नीचे, मतलब जो वार्म वाटर है वो ऊपर रहता है और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे रहता है। अब मूवमेंट कैसे होती है, देखो ठंडा पानी कहाँ होगा। मान लो ये अर्थ है और ये पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल हैं, तो क्या होगा, ठंडा पानी कहाँ पर होगा, पोल्स के ऊपर ही होगा ना, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो कोल्ड वाटर है वो मूव करेगा तो कौन सी तरफ आएगा, पोल से बाहर, तो अर्थ से बाहर इस तरफ को तो जा नहीं सकता है, तो क्या होगा, नेचुरली है वो अंदर की तरफ आएगा ना, तो ये इक्वेटर की तरफ आता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो कोल्ड करंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इक्वेटर की तरफ आते हैं। ठीक है, और जो वार्म वाटर होता है वो ट्रैवल करता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे करंट्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है। तो याद रखना है आपने कि एक मिनट, हाँ अब ठीक है, ये जो है ये जो है अर्थ कोल्ड करंट जो आएगा वो इस तरफ से इस तरफ को आएगा। ठीक है, और वार्म करंट जो है वो इस तरफ से इस तरफ को होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो मैप है इसमें ओशियन करंट्स के बारे में बताया है। इसमें तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी है, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ क्या होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशियन करंट्स का वर्ल्ड में वो दिया गया है इस मैप में। अब देखो होता क्या है, अब मैं बताऊँ आपको। तो अगर नॉर्थ और साउथ, ये देखो ये इक्वेटर है हमारी ना, ये यहाँ पे दिख रही है, ये इक्वेटर है, तो ये नॉर्थ है यहाँ पर और इस तरफ साउथ है। अब जो करंट होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं तो किस तरफ को होंगे, राइट्स की तरफ को चलेंगे, राइट साइड को। राइट कौन सी है, ये वाली राइट है, इस तरफ को दिख रही है ना, इस तरफ को मूव करेगा पानी। ठीक है, और अगर ये साउथ में होगा तो ये इस तरफ को, देखो दिख रहा है ना आपको, ये एरो लगे हुए हैं, तो लेफ्ट साइड को। तो आपने याद रखना है नॉर्थ साइड होगी राइट साइड। पहले कौन सी साइड बोलते हैं हम, खाना किससे खाते हैं, खाना खाते हैं हम राइट हैंड से, तो आपने राइट साइड याद रखनी है। और नॉर्थ पहले बोलने में कौन सा आता है, नॉर्थ साउथ बोलते हैं हम ना, साउथ नॉर्थ तो नहीं बोलते। तो आपने इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो है राइट और नॉर्थ का रिलेशन है आपस में, और लेफ्ट और साउथ का रिलेशन है, तो आपको याद रखने के में ईजी हो जाएगा ये। अच्छा, जनरली जो वार्म करंट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जो सी कोस्ट होता है हमारा, ईस्ट सी कोस्ट जो है उसके साथ साथ फ्लो करते हैं ये, और जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो वेस्ट कोस्ट के साथ। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट कोस्ट होता है उसके साथ फ्लो करते हैं ये, तो ये इतना आपने ध्यान रखना है। अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, इम्पोर्टेंस है इनकी, ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को। कोस्टल रीजन जो होते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स के, जो भी कोस्ट के साथ, जैसे हमारा अगर इंडिया की बात करें तो कोस्ट के साथ कौन कौन सी, अच्छा कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं हमारी जिनका कोस्टल बॉर्डर है। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। अब देखो ये जो वार्म करंट होते हैं ये कोस्ट के साथ साथ चलते हैं, और जब अगर कोस्ट के साथ क्या होगा, वार्म करंट आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो राइज़ होगा।
ठीक है, और उस प्लेस का जो टेम्परेचर होगा और जो सराउंडिंग होगी उसको वार्म कर देगा ये। और इसी तरह से अगर कोल्ड करंट जो है कोस्टल रीजन के साथ आएगा तो वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को कूल करेगा, ठीक है, वहाँ जो है वो ठंड हो जाएगी। तो इस तरह से जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो रेनफॉल आते हैं और इससे हमारा जो क्लाइमेट है वो वार्म और मॉइस्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कोल्ड करंट्स की, तो कोल्ड करंट्स जो हैं वो क्लाइमेट को कूल और ड्राई बनाते हैं और इस तरह से हमारा जो ये ओशन करंट्स होते हैं ये हमारे क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं कोस्टल रीजन में, ठीक है। अब हम जो हैं यहाँ पे हिमाचल में हैं, कोस्ट के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे क्लाइमेट को जो है ये इतना अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर ज़्यादा अफेक्ट होता है इनका। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक है, कौन सी है, ये जो करंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं प्लेंटिफुल ग्रोथ प्लैंक्टन की। प्लैंक्टन क्या होता है, प्लैंक्टन एक पौधा होता है जिसको जो यूज़ होता है, मैराइन जो लाइफ होती है वो यूज़ करती है इसको फूड की तरह, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एरिया, ये जो हमारे एरियाज होते हैं मतलब कोस्टल एरियाज जो होते हैं यहाँ पे जो फिशिंग ग्राउंड जो है वो मिलता है एक तो, दूसरा ट्रेड और कॉमर्स में ये हमारी मदद करते हैं। हाँ, एक और चीज़, ओशन करंट्स जो हैं ये हेल्प नेविगेशन में भी करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। अब देखिए एक और चीज़, ये जो टाइड्स हैं, तीसरी मूवमेंट जो है ओशन की, ओशन वाटर की, टाइड्स। तो टाइड्स में क्या होता है, पहले तो टाइड्स होते क्या हैं, ये एक पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है ओशन का। जो वाटर लेवल है, ओशन लेवल जो है उसमें मतलब एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसी को टाइड्स बोलते हैं। ये क्यों होते हैं, जो देखो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का और सन का, हमें पता है ना ग्रेविटी है, सन मून की, अर्थ की भी अपनी अपनी ग्रेविटी है, मतलब चीज़ों को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो ये जो सन और मून की ग्रेविटी है उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। अब टाइड्स क्या करते हैं, पहले तो हाँ ये 2 बार आते हैं दिन में, और जब वाटर लेवल जो है वो राइज करता है तो उसको हाई टाइड बोलते हैं, और जब नीचे आता है तो उसको लो टाइड बोलते हैं। कई बार जो है ये जो हाई टाइड है ये शिप्स को एनेबल करता है हार्बर्स क्या होते हैं, पोर्ट को, मतलब जहाँ पर जो है तूफान से, आंधी से प्रोटेक्ट करके रखते हैं हम शिप्स को या बोट्स को। तो वहाँ पर एंटर करने में या फिर वहाँ से सेल आउट करने में मदद करता है ये। हमारा जो कोलकाता पोर्ट है वो टाइडल पोर्ट का एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ टाइडल पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। आजकल क्या है, जो टाइडल एनर्जी है, देखो टाइड्स में क्या होता है, एक एनर्जी भी होती है, इसका यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कोस्टल एरियाज़ में। तो टाइडल एनर्जी जो है एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, हाँ एक चीज़ बच गई यहाँ पर, इसको देख लो आप। ये जो इंटरवल होता है, मतलब दोनों के बीच में जो टाइम है लो टाइड और हाई टाइड के बीच में, वो कितना है, 6 आवर 30 मिनट इतना होता है ये। और एक और चीज़, हाजी अली दरगाह है एक, जो कि अरेबियन सी में है मुंबई के पास, ठीक है। ये एक लाइव एग्जांपल है लो और हाई टाइड्स का। इसको आप तभी विज़िट कर सकते हैं जब लो टाइड हो, हाई टाइड हो तो विज़िट नहीं किया जा सकता। चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस टू मैन। तो मैन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो चीज़ ये आ जाती है ना कि ये फैसिलिटेट करते हैं एक कंट्री और या फिर जो साथ में लगता रीजन है उसके ट्रेड को एक दूसरे के साथ, मतलब जो रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री जो ट्रेड है उसको ये फैसिलिटेट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और गुड्स की जो मूवमेंट है, मतलब बड़ी बड़ी अगर गुड्स को आपको ले जाना है, लाना है, तो शिप्स जो हैं
बहुत इजी हो जाता है ये। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत चीपर होती है, बहुत सस्ती होती है ये, अगर अदर मोड्स की बात करें हम ट्रांसपोर्ट के तो। और ये जो मैराइन, ये जो है ये मैराइन एनवायरनमेंट जो है हमारा, ये प्रोवाइड करता है हमें एनिमल्स और प्लांट लाइफ, जो कि हम फूड में और ट्रेड में यूज़ करते हैं। इस तरह से ये जो है वैल्यूएबल सोर्स है फूड का, ठीक है। और वैल्यूएबल मिनरल्स का रिसोर्स भी है ये, ठीक है। मिनरल ऑयल मिलता है, मैग्नीज मिलता है, गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, कॉपर, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, ये मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ओशियंस, ये मिनरल जो हैं डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं, और बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं मिनरल ऑयल्स को एज सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बड़ी स्केल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है हम इतना ज़्यादा इसको निकाल नहीं पाए हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डीप ओशियन फ्लोर एज अ सोर्स मिनरल, ये मैंने आपको बता दिया। और हमें उम्मीद है कि ये ओशियन जो हैं ये मेजर सोर्स जो है ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज वो हमें सर्व करेंगे आने वाले टाइम में। अब देखो एक लास्ट में बच जाता है हमारे पास केस स्टडी ऑफ सुनामी। तो देखो एक 2004 में, दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी, ठीक है। मतलब एक जाइगनेटिक वेव आई थी। जाइगनेटिक मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ी, और मतलब इस तरह की जो थी कभी देखी नहीं गई थी। इसने क्या किया, क्रैश कर दिया जो कोस्टल रीजन थे उनको बुरी तरह से, वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में लगभग, वॉशिंग अवे पीपल, एनिमल, होम, सबको बहा ले गया। और मतलब अनप्रेसिडेंटेड लॉस था, ऐसा बर्ड ने पहले कभी नहीं देखा था। और बर्ड जो था बिल्कुल हॉरर के साथ इसको बिल्कुल देख रहा था। बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसीज़, एनजीओज़ और जो भी एसोसिएशन होती हैं वेलफेयर वाली, उन्होंने मदद की। लोगों की जो भी विक्टिम थे उनको डोनेट किए मनी, क्लोथ, मेडिसिन्स, बेडिंग, टेंट्स एट्सेट्रा। और मीडिया ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, मोबाइलाइजिंग पब्लिक हेल्प फॉर द विक्टिम्स, ठीक है। लोग आगे आए और उन्होंने मदद की जो विक्टिम्स थे, ठीक है। हाँ, सुनामी होती क्या है वैसे? सुनामी होती है एक बड़ी सी लहर, ह्यूज वेव, ह्यूज सी वेव, ठीक है। और ये एक जापानीज़ नेम है। और आती क्यों है ये सुनामी जो है, आती कैसे है? जब जो ये ओशियंस होते हैं, ओशियन या सी के अंदर कोई अर्थक्वेक आता है, या कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, या ऐसी ही कोई अदर डिस्टरबेंस होती है, बड़ी डिस्टरबेंस होती है, तो ये आता है, ठीक है। देखो किस तरह से ये हुआ है। अगर आप इसको देखें, शिप जो है देखो ग्राउंड पे आ गई है समुद्र से। तो ये हैं, बाकी ये जो वर्ड हैं हमारे जो इस चैप्टर में यूज़ हुए वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। First question, part A, tick the correct option. The first one is, the water cycle is the continuous movement of water. Next is, the three states of water are liquid, solid, gas. Next one is, what turns water on the earth into vapors? The sun. When clouds get too heavy to hold the water falls on the earth. In coastal areas, warm ocean currents cause rainfall. Question number B, fill in the blanks. First one is, the largest natural source of water is oceans. Next is, when the level of the ocean water rises, it is high tide, HIGH. Blank port in India is an example of tidal port, Kolkata. Tidal energy is a renewable source of energy. Renewable, okay, renewable,
One word. This is one word. Renewable. Cold currents flow along the western coast. Western coast. Question number 3. Give a technical term for each of the following statements. Number 1 is the process in which water is converted to water vapors through heat of the sun. Evaporation. Next one is the continuous circulation of water in the 3 spheres of the earth. Water cycle. A movement in the ocean in which water particles move up and down. Waves. It is the purest form of water. Rain. Periodic rise and fall in the level of the ocean water. Tides. Part D. Answer the following questions in brief. On what factors does the height of a wave depend? So it depends upon the speed of wind and the duration of wind blowing from a particular direction. Okay. Next question. Define an ocean current. So what is an ocean current? It is the continuous movement of a mass of water in a particular direction. Next one. How are tides caused? They are caused due to the gravitational pull of the moon and sun, or sun and moon. Next is name 3 valuable resources which are found in abundance in ocean. Mineral oil, manganese, gold, platinum, nickel, copper, cobalt, etc. Okay, so any 3 you can write, or you can write all the how many I told, all of them. Next question is part E. Answer the following questions. How are tides useful to us? So tides are useful as they enables the ships to enter harbor or sail out of the harbor. One more, 2, I think, not 2, but we need to write 2. Next one is tidal energy is an important renewable source of energy. Okay, so 2 we have written now. Next question. How are oceans beneficial to us in improving the quality of life? They facilitate trades. And next one, in points you can write. Oceans are beneficial as number 1, they facilitate trade. Next one, they help to transport goods. They are the cheaper source of not source, they are the cheaper mode of transport. They provide, next one, they provide animal and plant life for food and trade. Then after, one more, they are the source of minerals. Okay, so I think 4, 5 they are. Next we have explain the water cycle with the help of a diagram. So diagram you can make from your book, and you know about this. Thus, due to the sun energy, the water evaporates. Then after, it condenses into tiny droplets or ice crystals. Then after, they form cloud, and when those clouds become heavy, then it rains. Okay,
So this process is repeated, and this is called water cycle. Explain 3 effects of ocean currents. So ocean currents, they are very useful. Ocean currents affect our climate. Then after, one more you can write, they help in navigation, and they provide ideal conditions for the growth of plankton, which is a food for the marine life. Next question, last question of this lesson. Suggest 4 ways to help people affected by devastation due to tsunami. So we can help, or write the 4 ways to help people affected by devastating tsunami. Number 1, provide them food. Number 2, provide them health care. Number 3, provide them shelter. Number 4, provide them money, and some other things you can write if you have. Okay, so this is all for the day. Write this on your notebook, and keep revising the topic. Thank you.